बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। शुरू नहीं कर रहे, राष्ट्रपति के बारे में जो अपन जानकारी ले रहे थे उसी में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कार्य और शक्तियां। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है ना, वो संवैधानिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि ये अलग बात है कि व्यावहारिक रूप में वो एक नाम मात्र का ही प्रधान है, और संसदीय व्यवस्था होने के कारण जो राष्ट्रपति है वो उसके पास जो अधिकार है उसका प्रयोग वो वस्तुतः मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। लेकिन फिर भी उसकी शक्तियां जो है वो बहुत अधिक है। एक एक करके अपन देखते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो दो भागों में विभाजित करके अपन इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 सामान्यकालीन शक्तियां, और नंबर 2 आपातकालीन शक्तियां। जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वो उसके अंदर क्या क्या बात आती है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय कार्यपालिका का प्रधान है, और भारतीय राज्य के समस्त आदेश, कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होते हैं। इसलिए वो सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो राष्ट्रपति के नाम की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले ये है कि प्रधान राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अनेक अधिकार है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 74 है उसके अनुसार राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सहयोग से सलाह पर किया जाता है। और अनुच्छेद 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल और अन्य संबंधी सभी कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करें। राष्ट्रपति को जानने का अधिकार है मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। जो अनुच्छेद 75 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार है। देखिए, सामान्यतः नियुक्ति के बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, 75(1) के अनुसार जो लोक सदन यानी लोकसभा में चुनाव के बाद बहुमत दल का नेता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सामान्यतः नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जब बहुमत किसी दल को नहीं प्राप्त हो, एक हंग स्थिति हो, हंग पार्लियामेंट की स्थिति हो, वहां पर राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमने देखा है कि 1990 के दशक में हो या फिर उसके बाद के, उससे पहले 80 के भी अंत में, या फिर उसके बाद में अनेक ऐसे अवसर आए जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं था, साझा सरकारों का दौर था। और उन साझा सरकारों के दौर में जो अस्थिरता थी राजनीतिक, उसमें राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कई अवसरों पर राष्ट्रपति ने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग भी किया है ना। जैसे 1996 में 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार बनी थी उस समय, या विश्वनाथ प्रताप सिंह की रेजिग्नेशन के बाद 1990 में चंद्रशेखर की सरकार बनी थी उस समय में, या उससे पहले 1980 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी। तो राष्ट्रपति ने स्वविवेक से ही निर्णय लिया था। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है ना। ये राष्ट्रपति के प्रमुख नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है वो महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है ना। फिर अनुच्छेद 124 तथा 127 के अंतर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। सामान्यतः भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और फिर वह संघ लोक सेवा और के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है ना। केंद्रीय शासित प्रदेशों के शासकों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वो विदेशों में जो भारत के राजदूत हैं उनको नियुक्त करता है। तो इस प्रकार नियुक्ति संबंधी व्यापक कार्यपालिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में। साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है ना।
राज्यों के, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की, और इन सभी नियुक्तियों के बाद कुछ स्तरों पर राष्ट्रपति को संघ के अधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार है। जैसे मंत्री, भारत के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल, है ना, और संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को जो संविधान में जो प्रक्रिया है उसके उपरांत उसे हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति की ये व्यापक कार्यपालिका शक्तियां हैं। जो दूसरा अधिकार है राष्ट्रपति का, वो है विधायी शक्ति। देखिए, विधायी शक्ति भी राष्ट्रपति की अहम हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संसद के 3 अंग है, 2 नहीं 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और इसलिए इस यद्यपि ये भी है सच, जैसा कि मैंने बताया था, कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह विधायी संसद का एक अंग है, और संसद का अंग होने के नाते उसकी बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं। वह संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत संसद का सत्र आहूत कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है। फिर वो लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है समय से पूर्व। सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह पर वो ये ऐसा करता है, लेकिन जब मंत्रिमंडल अल्पमत में आ जाए तो फिर वो प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। वो स्वविवेक से निर्णय लेगा और वो भंग भी कर सकता है समय से पूर्व ही। फिर जब किसी विधेयक पर संसद में दोनों सदनों में मतभेद हो तो वो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी आहूत कर सकता है ना। और संसद के वर्ष में संसद के सबसे पहले अधिवेशन, सामान्यतः बजट सत्र, जो फरवरी माह में प्रारंभ होता है, उसमें प्रारंभ में संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और फिर अस्थायी अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति दोनों सदनों में। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को विभिन्न प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को मनोनीत करने का भी अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति 2 लोकसभा के आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है और कला, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है। फिर राष्ट्रपति जो है वो जैसे राष्ट्रपति जो है वो अंतिम रूप से किसी भी विधेयक को, जब दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो अंतिम रूप से किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी हस्ताक्षर चाहिए। कोई विधेयक तभी लागू हो सकता है कानून के रूप में जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे उसको, अपने हस्ताक्षर कर दे उस विधेयक के ऊपर। इसी प्रकार कुछ विधेयक जो हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और राष्ट्रपति संसद को संदेश भी दे सकता है। संदेश का मतलब निश्चित रूप से वो सामान्यतः उसकी इच्छा यानी कुछ निर्देश होते हैं। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति का यह अध्यादेश ये सामान्य कानून के बराबर ही इसका महत्व होता है, इसका प्रभाव होता है। यद्यपि ये अध्यादेश सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लेता है, लेकिन ये अध्यादेश संसद के पहले अधिवेशन, अध्यादेश जारी करने के बाद पहले अधिवेशन के 6 सप्ताह बाद तक वैध होंगे, और तब तक इसे संसद की अनुमति मिल जाती है, तो फिर ये सामान्य कानून बन जाता है। और सामान्यतः जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो सत्ताधारी दल है, वो अध्यादेश का सहारा भी कई अवसरों पर लेती रही है ना। ये एक और शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष बजट संसद में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, और उसकी अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपति ही प्रतिवर्ष जो CAG महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, ये सभी संसद में प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है।
भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और संसद की स्वीकृति के बिना इनमें से अचानक पड़ने वाले खर्चों के लिए वो कुछ धन सरकार को दे सकता है। संसद से पूरक अतिरिक्त और अन्य अनुदानों की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति कुछ राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिलाने के लिए भी वो आदेश जारी कर सकता है और करों से होने वाली आय के वितरण का निर्धारण करता है। संघ तथा राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में भी सलाह देने के लिए वो वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये कुछ अधिकार हैं। फिर वो सैनिक शक्तियां यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, सुप्रीम कमांडर है। वो युद्ध की घोषणा करता है, उसी राष्ट्रपति के नाम से ही संधि की जाती है। युद्ध की घोषणा और युद्धबंदी वो राष्ट्रपति ही के नाम से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। और जो अन्य देशों के राजनयिक हैं वो राजनयिक हैं, राजदूत हैं, वो अपना क्रेडेंशियल्स यानी वो अपने जो राजदूत बनने के बाद भारत में सबसे पहले वो उनकी नियुक्ति के प्रमाण पत्र को राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है। ये न्यायिक कुछ सैन्य शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां भी है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उसे पार्डन यानी क्षमादान का अधिकार है। वो दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों पर ही किया जाता है। यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा किया गया हो, दंड ऐसे मामलों में किया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, और यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। हालांकि व्यवहार में ये सभी अधिकार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। फिर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के का परामर्श ले सकता है किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर। वो जैसे 1992 में अयोध्या मामले पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगा था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वो परामर्श देने से हाँ करे या ना करे। तो ये जो है राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख सामान्यकालीन शक्तियां हैं। जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसकी चर्चा आप में करेंगे।